अब अगली डेफिनेशन देखते हैं, रिसीट्स। क्या बोल रहा हूं मैं? रिसीट्स। इसको ना कुछ लोग रिसीप्ट, रिसीप्ट पी, पी भी साथ में बोल देते हैं, रिसीप्ट्स। रिसीप्ट्स नहीं होता, रिसीट्स होता है, रिसीट्स। पी क्या होता है? साइलेंट। पी को हम क्या कर देते हैं? इग्नोर। तो क्या होता है रिसीट्स? देखो, जब भी तुम अकाउंटिंग कर रहे हो या जब भी तुम बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस के अंदर दो ही काम होते हैं। क्या? या तो पैसा आ रहा है ना? या तो पैसा क्या है? आ रहा है। या फिर पैसा तुम्हारा क्या है? जा रहा है। कभी कभी पैसा जाएगा और कभी कभी पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो इसको बोलते हैं रिसीट्स। ठीक है? जब पैसा आएगा तो इसको क्या बोलते हैं? रिसीट्स। और जब पैसा जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं? पेमेंट। कहते नहीं है तुम्हें आज 10,000 रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी, तो पेमेंट करने का क्या मतलब हुआ? पैसा जाएगा। और रिसीट्स का मतलब क्या हुआ? पैसा आएगा। या तो पैसा आएगा या आने वाला है। समझ रहे हो इस चीज को? या तो पैसा आएगा या आने वाला है। जैसे कि मान लो बच्चे ना 5 तारीख को क्या देते हैं? फीस देते हैं। तुम्हें मालूम है ट्यूशन की फीस मिलती है। जब एक टीचर बच्चों को ट्यूशन क्लासेस देता है तो ट्यूशन क्लासेस के बदले टीचर को क्या मिलती है? फीस मिलती है। तो टीचर को 5 तारीख को फीस मिल रही है या मिलने वाली है। ठीक है? 5 को नहीं मिलेगी तो 6 को मिल जाएगी। तो बताओ, या तो मिल रही है या फिर मिलने वाली है। दोनों ही चीजें मुझे क्या करनी है? रिसीट्स करनी है। अच्छा, मुझे तो रिसीट्स करनी है, तुमको क्या करनी है? तुमको पेमेंट करनी है। अगर एक बंदा क्या करता है? रिसीट करता है, तो दूसरा बंदा क्या करता है? उसकी पेमेंट करता है। ठीक है? तो लिखो रिसीट्स के लिए, व्हेन एनी गुड्स और सर्विसेज, व्हेन एनी गुड्स और सर्विसेज सोल्ड। सोल्ड का मतलब बेचना। व्हेन एनी गुड्स और सर्विसेज सोल्ड आउट, मतलब हमने बेची। हमने क्या करी? बेची। गुड्स और सर्विसेज सोल्ड आउट, देन बताओ, मैं तुमको गुड्स बेचता हूं या फिर मैं तुमको सर्विस बेचता हूं? वैसे बेचता तो मैं हूं नहीं, सर्विस प्रोवाइड करता हूं। देखो, जब एक टीचर पढ़ा रहा है वहां पर है ना, ये शब्द थोड़ा गंदा लगता है, बेचना खरीदना। बताओ, हम कोई धंधा थोड़ी ना कर रहे हैं खरीदने बेचने का, हम अपनी ट्यूशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो शब्द क्या आना चाहिए? प्रोवाइड करना। लेकिन फिलहाल इसको ना धंधे के लिहाज के हिसाब से समझो। इसको किसके अकॉर्डिंग समझो? बिजनेस के अकॉर्डिंग, कि मैं अपनी सर्विस तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूं, मतलब मैं अपनी सर्विस तुम्हें बेच रहा हूं। तो मुझे बताओ, मैं सर्विस देता हूं तभी तो पैसे देते हो या ऐसे ही दे देते हो? नहीं, सर्विस देता हूं इसलिए तुम मुझे पैसे देते हो। तो एक तरफ कोई व्यक्ति जब कुछ देता है तो उसके बदले पैसे मिलते हैं, बिना कुछ करे पैसे नहीं मिलते हैं। वो तो गलत काम होता है जिसमें बिना कुछ करे पैसे मिलते हैं, जैसे कि चोरी कर ली, है ना? तो वो चीजों की बात थोड़ी ना कर रहा हूं मैं। तो लिखो, व्हेन एनी गुड्स और सर्विसेज सोल्ड आउट, देन THEN, when any goods और सर्विसेज सोल्ड आउट, मतलब अगर मैंने कोई गुड्स या फिर कोई सर्विसेज क्या करी है? सोल्ड करी है, मतलब कि बेची है। देन some amount is received, then some amount is received, बोर्ड पे लिखा हुआ है received, then some amount is received और receivable, और receivable, बोर्ड पे लिखा हुआ है receivable। देखो दोनों में क्या फर्क है, बोर्ड पे देखो। रिसीव्ड का मतलब है मिल चुका है और रिसीवेबल का मतलब है मिलने वाला है। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था ना फीस का। मान लो बच्चों की फीस 5 तारीख को आती है, तो कुछ बच्चों की फीस आ चुकी है। मान लो 10 बच्चे हैं तो 5-6 बच्चों की फीस आ चुकी है और 3-4 बच्चों की फीस आने वाली है ना? कुछ बच्चों की फीस रिसीव्ड हो चुकी है और कुछ बच्चों की फीस रिसीव होने वाली है। ठीक है?
हो चुकी है और होने वाली है, अभी हुई नहीं है, होगी तो सही, ठीक है। तो रिसीव्ड या फिर रिसीवेबल, रिसीव्ड या फिर रिसीवेबल। देखो रिसीट्स भी दो तरह की होती है, एक एग्जांपल देता हूं। देखो सिंपल सी बात है, ऐसी रिसीट्स जो बार बार होती है, ऐसी रिसीट्स जो कब होती है, बार बार होती है, और ऐसी रिसीट्स जो बार बार नहीं होती। देखो मैं वो टीचर हूं, बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूं, बहुत ही आसान भाषा में, ध्यान से सुनना, मेरी एक बात को ध्यान से सुनना। एक दुकानदार है, टॉफी बिस्कुट बेचता है, वो होती है ना चूरन की दुकान, टॉफी बिस्कुट बेचता है। मुझे बताओ साल में एक ही बार बेचता है या बार बार बेचता है? भाई रोजाना बेचता है। एक दिन में कितनी बार बेचता है? जब कोई व्यक्ति एक दिन में किसी बार बार करता है रिसीट्स, तो ऐसी रिसीट्स कहलाती है रेवेन्यू रिसीट्स। क्या बोला जाता है? रेवेन्यू रिसीट्स। जब किसी चीज का हम पैसा बार बार रिसीव करते हैं, बार बार रिसीव करते हैं, तब वो क्या कहलाता है? रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, मुझे बताओ तुम्हारी फैक्ट्री में गुड्स बनते हैं, तुम्हारी फैक्ट्री में क्या बनते हैं? गुड्स बनते हैं। एक एग्जांपल दे देता हूं, प्लास्टिक का इस्तेमाल करके क्या तैयार किए जाते हैं? पेन्स। प्लास्टिक का इस्तेमाल करके क्या तैयार किए जाते हैं? पेन्स। बताओ साल में एक ही बार बनते हैं या सालों साल चलता रहता है ये काम, या हर महीने चलता है, या हर दिन चलता है? हर दिन चलता है। भाई ये काम कहां पर हो रहा है? ये काम हो रहा है फैक्ट्री में। और मुझे बताओ क्या फैक्ट्री साल में एक ही दिन खुलती है या रोजाना खुलती है? भाई तुमने फैक्ट्री लगाई, क्या फैक्ट्री में साल में एक ही बार काम करते हो? नहीं, रोज का रोज काम होता है। और बताओ रोज का रोज काम होता है, रोज के रोज पेन बनते हैं, रोज के रोज पेन की सप्लाई जाती है, और रोज पेन के ऑर्डर आते हैं, और रोज पेन की क्या आती है? पेमेंट आती है। समझ रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम पूरे साल भर में जो काम करते रहते हैं, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, ठीक है, वो रिसीट्स कहलाती है रेवेन्यू रिसीट्स। इसको हिंदी भाषा में बोलते हैं कमाई। बताओ धंधा किस लिए कर रहे हो? क्या देश की सेवा करना चाहते हो? धंधा नहीं, मजाक मत करो। क्या करना चाहते हो? कमाना चाहते हो। क्या बनना चाहते हो? अमीर बनना चाहते हो। अमीर कैसे बनता है इंसान? अमीर बनता है कमा कमा कर। मतलब ये तुम्हारी कमाई है, और कमाई साल में एक बार करना चाहते हो या रोजाना करना चाहते हो? रोजाना करना चाहते हो। अब जरा इधर देखो, अब ऐसी कमाई जो रोज रोज नहीं होती। एक एग्जांपल देखो, हमने ट्यूशन सेंटर खोला, वहां पर 10 कंप्यूटर लगा दिए। वहां पर क्या लगा दिए? 10 कंप्यूटर लगा दिए। मुझे बताओ जब तुमने 10 कंप्यूटर लगाए, 2-3 साल बाद एक आध कंप्यूटर खराब हो गया, 2-3 साल बाद एक दो कंप्यूटर क्या हो गए? खराब हो गए। ठीक कराए? नहीं चले, बिल्कुल खराब हो गए। अब तुम इस कंप्यूटर को कबाड़ में बेच दोगे ना? बताओ कबाड़ में बेचोगे या नहीं बेचोगे? कबाड़ी को बेच दोगे। बताओ जब तुम इसको डिस्पोज कर दोगे, तो जो पैसा आएगा, डिस्पोज करने के बाद जो तुम्हारे पास पैसा आएगा, वो क्या हर साल आता है? रोजाना आता है। क्या रोजाना कंप्यूटर बेचते हो? क्या तुम्हारे कंप्यूटर रोज खराब हो जाते हैं? क्या तुम रोज कंप्यूटर ही बेचते रहते हो? नहीं। ये काम कब होता है? ये काम तो तब होता है जब खराबी हो जाती है। बताओ कंप्यूटर हमारी क्या होगी? एसेट होगी ना? तो ध्यान रहे, जब हम अपनी एसेट को बेचते हैं तो रेवेन्यू रिसीट्स नहीं होती है। जब हम अपनी एसेट्स को बेचते हैं तो ऐसी रिसीट्स कहलाती है कैपिटल रिसीट्स। क्या कहलाती है? कैपिटल रिसीट्स। ये है हमारी कमाई, और वो हमारी कमाई नहीं है। क्यों नहीं है वो हमारी कमाई? मुझे बताओ, मैं पैसे कैसे कमाता हूं? मैं पैसे ऐसे कमाता हूं कि मैं पेन बनाता हूं और मार्केट में बेचता हूं। मेरा पैसा बनाने का काम क्या है? मेरा पैसा बनाने का काम यह है कि मैं पेन बनाता हूं, बाजार में बेचता हूं, ना कि मेरा काम यह है कि मैं कंप्यूटर बेचता हूं। बताओ मेरा काम कंप्यूटर बेचने का है? मेरा काम तो पेन बना बनाकर बेचने का है। कंप्यूटर तो इस्तेमाल किए जाते हैं, और साल में मुश्किल से ही एक आध कंप्यूटर खराब होता होगा। इतनी जल्दी थोड़ी ना होते हैं कंप्यूटर खराब। अगर एक कंप्यूटर को अच्छे से चलाओ तो तकरीबन 3-4 साल तो बहुत अच्छे से वर्क करता है। 3-4 साल छोड़ो, कम से कम 2 साल तो बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो बताओ कंप्यूटर बेचने खरीदने का काम तुम रोज रोज करते हो? क्या कंप्यूटर बेचने खरीदने का काम क्या तुम बार बार करते हो? नहीं, बार बार नहीं करते। जो पैसा बार बार नहीं आता
वो कैपिटल रिसीट्स, और जो पैसा बार बार आता है, रोजाना आता है, रेवेन्यू रिसीट्स। एक एग्जांपल देता हूं, तुम मुझे एक ही बार फीस देते हो या हर महीने फीस देते हो? बताओ, क्या तुम मुझे एक ही बार फीस देते हो साल में, या 3-4 साल में एक ही बार देते हो, या हर महीने देते हो? हर महीने देते हो। तो जब तुम मुझे फीस हर महीने दे रहे हो तो ये मेरी कैसी रिसीट्स है? रेवेन्यू रिसीट्स या कैपिटल रिसीट्स? रेवेन्यू रिसीट्स। ये हमारी क्या है? रेवेन्यू रिसीट्स है। अब कैपिटल रिसीट्स का एग्जांपल देता हूं। मान लो बच्चा आया और उसने पूछा कि क्या मुझे सेकेंड हैंड बुक्स मिल जाएंगी, तो मैंने कहा हाँ, एक बच्चे की है मेरे पास, मैंने उसको वो बुक्स दे दी। बताओ, हर महीने खरीदेगा मुझसे वो किताबें? नहीं, खरीद ली एक बार, अब पूरे साल भर वो किताब चलती रहेगी। तो बताओ, मेरा काम क्या किताबें बेचने का है या ट्यूशन पढ़ाने का है? मेरा काम किताबें बेचने का नहीं है, मेरा काम ट्यूशन पढ़ाने का है। तो जो काम बार बार होता है उससे पैसा आएगा तो वो मेरी कमाई मानी जाएगी, और जो काम मैं बाई चांस कर देता हूं, कभी कभी कर देता हूं, वो पैसा मेरा माना जाएगा कैपिटल रिसीट्स। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, जिसमें हम अपनी एसेट्स को बेचते हैं। तो अब इसी के अंदर ए पॉइंट लिखो, और ए पॉइंट में हम पहले पढ़ेंगे रेवेन्यू रिसीट्स। हाँ, रेवेन्यू रिसीट्स के लिए लिखो। तो बताओ, जब तुम कोई धंधा खोलकर बैठते हो तो क्या धंधा खोलकर बैठने का मेन उद्देश्य तुम्हारा काम पैसा कमाना नहीं होता? किस लिए कर रहे हो? पैसा कमाने के लिए। मैं ट्यूशन किस लिए पढ़ा रहा हूं? पैसा कमाने के लिए। तुम्हारे पापा कहीं पर कंपनी में काम करते हैं, किस लिए करते हैं? पैसा कमाने के लिए। हर व्यक्ति किस लिए जी रहा है? पैसा कमाने के लिए। तो बताओ, ये उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है ना। मेरी नॉर्मल एक्टिविटी क्या है कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं और पैसे कमाता हूं। समझ रहे हो? एक छोटे से दुकानदार की नॉर्मल एक्टिविटी क्या है कि वो दुकान खोलता है, टॉफी बिस्कुट बेचता है, पैसे कमाता है। मतलब हर बंदा रेवेन्यू रिसीट्स में लगा हुआ है, हर बंदा रेवेन्यू रिसीट्स में लगा हुआ है। एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल। मुझे बताओ, घर में तुम्हारा फर्नीचर पुराना हो जाता है ना, पलंग वगैरह। मान लो घर में सोफा पड़ा हुआ था, पुराना हो गया बिल्कुल, है ना, दीमक लग गए, गद्दी फट गई, स्प्रिंग टूट गए, है ना, सोफा बिल्कुल खराब हो गया था। वो सोफा तुमने कबाड़ वाले को दे दिया। मुझे बताओ, पैसे आए ना? अब वो तुम्हारे रेवेन्यू रिसीट्स हैं। क्या तुम हर दिन सोफा बेचते हो? क्या तुम हर महीने सोफा बेचते हो? नहीं, ये तो हो गया 5-6 साल में एक बार। मुझे बताओ, क्या रोज रोज सोफा बेचते हो? रोज रोज सोफा नहीं बेचते हो। और जो काम रोज रोज नहीं होता, बार बार नहीं होता, वो कैपिटल रिसीट्स। बस इससे ज्यादा नहीं समझा सकता था मैं रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स के बारे में। मैंने इतना बारीकी से बता दिया। फिर भी कोई छोटा मोटा डाउट रह जाएगा तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। अब लिखो रेवेन्यू रिसीट्स के लिए, इट इज द रिजल्ट ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इट इज द रिजल्ट ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। बोर्ड पे लिखा हुआ है नॉर्मल कोर्स। इट इज द रिजल्ट ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। बताओ, ये तुम्हारा नॉर्मल बिजनेस ही तो है। किस लिए कर रहे हैं हम धंधा? खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, यही तो काम है। बताओ, तुमने फैक्ट्री खोली, कंपनी खोली, किस लिए खोली? धंधा करने के लिए, है ना। तो यही तो काम है हमारा, खरीदना बेचना। इट इज द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, sale of goods or services. For example, sale of goods or services. ठीक है, sale of goods or services। तो बताओ, जब भी वो बेचता है, जितनी ज्यादा उसकी रेवेन्यू होती जाएगी उतनी उसकी क्या बनती जाएगी? इनकम। तो रेवेन्यू रिसीट्स किसके बराबर होती है? उसकी इनकम के बराबर होती है। मतलब जितना पैसा वो कमाएगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होती जाएगी? कमाई होती जाएगी, है ना। तो लिख लो, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, फुल स्टॉप लगा दो, लिखो दिस रिसीट रेफर्ड एज इनकम। दिस रिसीट रेफर्ड एज इनकम। क्या बोला जाता है इस वाली रिसीट को? इनकम। दिस रिसीट रेफर्ड एज इनकम।
अब लिखो बी, कैपिटल रिसीट्स। क्या है अगली? कैपिटल रिसीट्स। क्या ये कमाई रोज रोज होती है? क्या ये तुम्हारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है? नहीं, नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल होता तो रोज होता। किसे कहते हैं नॉर्मल? नॉर्मल उसे कहते हैं जो रोजाना होता हो। क्या तुम रोजाना अपनी एसेट्स बेचते हो? क्या तुम रोजाना कंप्यूटर्स बेचते हो? क्या तुम रोजाना बिल्डिंग बेचते हो? क्या तुम रोजाना अपने घर का फर्नीचर बेचते हो? नहीं ना, रोजाना तो नहीं होता है ये काम। तो लिखो, इट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इट इज नॉट द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इट इज नॉट द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ मशीनरी। बताओ, रोज मशीनरी बेचते रहते हो? फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी कॉमा बिल्डिंग। बिल्डिंग रोज बेचते हो? इतने बड़े हो गए कि बिल्डिंग बेचोगे रोज? सेल ऑफ मशीनरी कॉमा बिल्डिंग कॉमा फर्नीचर। कुल मिलाकर जब तुम अपनी क्या बेचोगे? एसेट बेचोगे। बताओ, ये एसेट नहीं होती? क्या मशीनरी एसेट नहीं होती? क्या फर्नीचर एसेट नहीं होता? क्या बिल्डिंग एसेट नहीं होती? क्या कंप्यूटर्स एसेट नहीं होते? जब तुम अपनी एसेट बेचोगे तो कैपिटल रिसीट्स, और जब तुम सिर्फ और सिर्फ क्या बेचोगे? अपने गुड्स, अपनी सर्विसेज, तो रेवेन्यू रिसीट्स। तो लिखो, फॉर एग्जांपल, सेल ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर कॉमा इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा, है ना? फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। तो बताओ, क्या ये उसकी इनकम है? ये इनकम नहीं है। इनकम वो होती है जो वो मेनली करता है। बताओ, वो मेनली ये काम करता है मशीन बेचने का? नहीं। क्या वो मेनली ये काम करता है बिल्डिंग बेचने का? नहीं। वो तो मेनली ये करता है कि वो गुड्स बनाता है और बेचता है, गुड्स बनाता है और बेचता है। वो है उसका मेन काम। ये उसकी इनकम नहीं है। ये तो हो गया 4-5 साल में एक बार मशीन बेच दी, 4-5 साल में एक बार बिल्डिंग बेच दी, है ना? ये कोई रोज का काम नहीं है उसका। तो लिख लो, दिस रिसीट इज नॉट रिलेटेड टू, दिस रिसीट इज नॉट रिलेटेड टू इनकम। ये उसकी इनकम से रिलेटेड नहीं होता। दिस रिसीट इज नॉट रिलेटेड टू इनकम। This receipts is not related to income. अब ध्यान से देखना, तुमने कहीं से रॉ मटेरियल खरीदा और कहीं से क्या खरीदी? एसेट। एसेट मान लो तुम क्या लेकर आए हो? फैक्ट्री से मशीन खरीद के लाए। और रॉ मटेरियल में मान लो क्या लेकर आए? गुड्स, है ना? भाई धंधे के अंदर दोनों चीजें चाहिए ना। धंधे के अंदर क्या चाहिए? दोनों चीजें चाहिए। बताओ, गुड्स को तुम अपने गोडाउन में लेकर आए। कहां पर लेकर आए? गोडाउन में। और मशीनरी को भी तुमने कहां पर लगवाया? फैक्ट्री में। मशीनरी कहां पर लगवाई? फैक्ट्री में। और गुड्स को कहां पर लेकर आए? गोडाउन में लेकर आए। मुझे बताओ, इतना सारा गुड्स होता है, दुनिया भर का गुड्स होता है, क्या हाथ में लेकर आओगे? ट्रक में लेकर आओगे? ट्रक में लेकर आओगे ना। भाई इतना सारा माल लाए हो, क्या हाथ में लेकर आओगे? क्या खुद को क्या हनुमान समझते हो जो एक उंगली पर पहाड़ उठा लोगे? नहीं।
तुम्हें क्या देना पड़ेगा? किराया भाड़ा देना पड़ेगा। खुद उतारोगे ट्रक में से माल या मजदूरों से उतरवाओगे? मजदूरों को क्या देने पड़ेंगे? वेजेस देने पड़ेंगे। क्या ड्राइवर को पैसे नहीं दोगे? ड्राइवर को पैसे देने पड़ेंगे। मतलब दुनिया भर के क्या करने पड़ेंगे? खर्चे करने पड़ेंगे। ध्यान से सुनो, तुम गुड्स खरीदते हो, क्या सिर्फ इतना सा काम बाकी होता है? नहीं, गुड्स को खरीदना ही काफी नहीं होता है। गुड्स को खरीद कर गोडाउन तक लाने में जो खर्चे होते हैं, बाजार से माल खरीदना और माल खरीदने के बाद उसको गोडाउन तक लाने में दुनिया भर के खर्चे हो जाते हैं। ये जितने भी खर्चे होते हैं ना, तुम्हें ये तो मालूम होगा, खर्चों को बोलते हैं एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। जिसे मालूम है अच्छी बात है, और जिसे मालूम नहीं है वो भी ध्यान रखना, ठीक है। जब भी कोई व्यक्ति खर्चा करता है तो खर्चे को क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। अब ध्यान से सुनो, जब भी वो गुड्स को अपने गोडाउन तक लाएगा, है ना, भाई हनुमान तो है नहीं जो उंगली पे रख के ले आएगा, है ना। माल को गोडाउन तक लाने में जितने भी खर्चे हो रहे हैं, सारे के सारे खर्चे एक्सपेंडिचर है। और गुड्स के खर्चे हैं तो एक नया नाम और होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैसे एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिसका रिलेशन किसके साथ होता है? गुड्स के साथ। अब इधर देखो मशीनरी। अब तुम क्या खरीद के लाए हो? अब तुम एसेट खरीद के लाए हो। मुझे बताओ, इतनी बड़ी मशीन है, खूब बड़ी मशीन है, हाथ में ले आओगे? नहीं। ट्रक में आएगी? बड़ी वाली गाड़ी होती है ना, या तो उसमें आएगी या ट्रक में आएगी। क्या तुम उतारोगे मशीन? नहीं। कौन उतारेंगे? मजदूर उतारेंगे। क्या फैक्ट्री के अंदर तुम इंस्टॉल कर लोगे मशीन? जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है ना, उनको इंस्टॉल करने के लिए इंजीनियर आता है। बड़ी बड़ी हैवी मशीनों को इंस्टॉलेशन करने के लिए कौन आता है? कंपनी का बंदा आता है, जिसको हम इंजीनियर कहते हैं। वो करके जाएगा, तो वो फोकट में नहीं आएगा, पैसे लेगा, ठीक है। कुल मिलाकर मशीनरी को भी फैक्ट्री तक लगाने के लिए तुम्हें दुनिया भर के क्या करने पड़ेंगे? खर्चे करने पड़ेंगे। तुम्हें बहुत सारे क्या करने पड़ते हैं? खर्चे करने पड़ते हैं। तो यहां पर भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यहां पर भी तुम्हें करना पड़ेगा, बोलो, यहां पर भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंडिचर। लेकिन वो एक्सपेंडिचर और ये एक्सपेंडिचर, क्या ये दोनों खर्चे सेम है? नहीं। वो खर्चे कैसे हैं? देखो, वो खर्चे तुम्हारे गुड्स से रिलेटेड हैं और ये खर्चे तुम्हारे कैपिटल से रिलेटेड हैं। इन वाले खर्चों को क्या बोला जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान से सुनो, मशीनरी या एसेट पर किया गया खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और गुड्स पर किया गया खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मुझे बताओ, क्या तुम गुड्स एक ही बार खरीदते हो या हर महीने माल खरीदना पड़ता है? बताओ, क्या तुमने गुड्स एक ही बार खरीदे? बताओ, लकड़ी का काम था, लकड़ी से क्या बनाते थे? फर्नीचर। लकड़ी से क्या बनाने का काम है? फर्नीचर बनाने का काम है। लकड़ी खत्म हो गई, फिर लेकर आ गए, फिर लकड़ी खत्म हो गई, फिर लेकर आ गए। मतलब ये वाले खर्चे बार बार होते रहते हैं। क्या ये वाले खर्चे बार बार नहीं होंगे? बताओ, प्लास्टिक से क्या बनाते हो? मार्कर बनाते हो। प्लास्टिक का मटेरियल खत्म हो गया, फिर और मटेरियल आया ट्रक भर के, फिर मटेरियल खत्म हो गया, फिर और मटेरियल आया ट्रक भर के। तो मतलब ये एक्सपेंडिचर बार बार होएगा। याद है अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा था रेवेन्यू रिसीट्स का, ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये खर्चा भी बार बार होता है। लेकिन ये वाला, क्या तुम अपनी कंपनी में, अपनी फैक्ट्री में 10-10 लाख की मशीन हर महीने खरीदते हो? क्या एसेट रोज रोज खरीदी जाती है? नहीं। क्या तुम रोज रोज बिल्डिंग खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। क्या तुम अपने घर में फर्नीचर रोज रोज खरीदते हो? नहीं। मतलब ये एक्सपेंडिचर हर 3-4 साल में होता है, और ये एक्सपेंडिचर महीने के हिसाब से होता है, बार बार होता है। ये खर्चा तुम बार बार करोगे और ये खर्चा एक आध बार होएगा। समझ रहे हो इस चीज को? ये खर्चा कैसे होएगा? एक आध बार ही होएगा। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अगली डेफिनेशन है 9th में, लिखो एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के लिए लिखो, तो बताओ एक्सपेंडिचर से पैसा आता है या जाता है? एक्सपेंडिचर से पैसा जाता है, तो लिखो इट इज द स्पेंडिंग, इट इज द, बोर्ड पे लिखा हुआ है स्पेंडिंग, इट इज द स्पेंडिंग amount to acquire, it is the spending amount
मतलब ये वो खर्चा होता है जिसको करके तुमने एसेट एक्वायर करी है। इट इज द स्पेंडिंग अमाउंट टू एक्वायर, इट इज द स्पेंडिंग अमाउंट to acquire assets, comma, goods or services. To acquire assets मतलब assets खरीदने के लिए, goods खरीदने के लिए, services खरीदने के लिए तुम्हें क्या करने पड़ते हैं? खर्चे करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? खर्चे करने पड़ते हैं। बिना पैसे खर्च करे क्या कुछ मिलता है आजकल? क्या बिना पैसे खर्च करे पानी तक नहीं मिलता आजकल बाजार में जब जाते हो तो तुम? तो अगर एसेट खरीदने के लिए जो खर्चा करोगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और गुड्स और सर्विस खरीदने के लिए जो खर्चा करोगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इतनी सी बात है। इट इज द स्पेंडिंग अमाउंट टू एक्वायर एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, अब इनको क्लासिफाई कर देते हैं। नंबर ए लिखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लिखो, एक चीज और समझ लो। देखो, तुम्हें ना नई मशीन की जरूरत थी, मान लो तुम्हें ना एक नई मशीन खरीदनी थी, तो वो मशीन तुम खरीदने के लिए गए, कैसा एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैसा एक्सपेंडिचर माना जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। लेकिन तुमने ये देखा कि तुम्हारी जो पुरानी मशीन है ना, पुरानी मशीन, तुम्हारे पास जो पुरानी मशीन है वो अभी इतनी खराब नहीं है, मतलब जो तुम्हारी पुरानी मशीन है तुम उसको रिपेयर भी कराना चाहते हो, है ना, ठीक कराना चाहते हो। मुझे बताओ, अगर पुरानी मशीन में छोटी मोटी दिक्कत है तो बढ़िया रहेगा उसे रिपेयर करा लो। मुझे बताओ, रिपेयर कराने में भी क्या होएगा? खर्चा होएगा। मुझे बताओ, अगर इस मशीन को भी रिपेयर कराना है तो ये भी कैसा एक्सपेंडिचर माना जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका कनेक्शन भी किससे है? एसेट से है। बताओ, क्या मशीन में हर साल रिपेयर कराना पड़ता है? रोज रिपेयर कराना पड़ता है? नहीं, साल में एक आध बार, या फिर किसी किसी साल तो रिपेयर ही नहीं कराना पड़ता, है ना, अच्छे से चलाओगे तो चलेगी। ठीक है, तो इसका कनेक्शन भी एसेट के साथ है और इसका कनेक्शन भी एसेट के साथ है। नई मशीन को खरीदना, पुरानी मशीन को ठीक कराना। ध्यान से सुनो, नई मशीन को खरीदने के लिए किया गया खर्चा और पुरानी मशीन को ठीक कराने के लिए किया गया खर्चा, दोनों ही खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। ठीक है, अब लिखो, लिखो, इट इज द एक्सपेंडिचर टू एक्वायर, इट इज द एक्सपेंडिचर टू एक्वायर एसेट्स, टू एक्वायर एसेट्स और इंप्रूविंग द ओल्ड एसेट्स। इंप्रूव करना मतलब ठीक कराना, सुधार करना। अगर तुम्हारी पुरानी एसेट में कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्या करा लो? ठीक करा लो भाई। इट इज द एक्सपेंडिचर टू एक्वायर एसेट्स और इंप्रूविंग द ओल्ड एसेट्स, इंप्रूविंग द ओल्ड एसेट्स। और बताओ, जब वो एसेट ठीक करा लोगे तो वो फिर से और अच्छे से काम करेगी या नहीं करेगी? करेगी भाई, पैसे लगाएं। कंप्यूटर हैंग करता था, मान लो कंप्यूटर क्या करता था? हैंग करता था। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डलवाया, ठीक कराया, अब कंप्यूटर फास्टली काम करने लगा, है ना। तो लिखो, इंप्रूविंग द ओल्ड एसेट्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज, इन ऑर्डर टू इंक्रीज the capacity, in order to increase the capacity। मतलब अब उसकी कैपेसिटी बढ़ गई, पहले इतने अच्छे से काम नहीं हो पाता था, अब फर्स्ट क्लास चल रही है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज कैपेसिटी। लिखो, फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ मशीनरी। बताओ, एसेट क्या रोज रोज खरीदते हो? क्या मशीन रोज खरीदते हो? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ
मशीनरी, मतलब तुमने मशीनरी खरीदी। अब बी पॉइंट लिखो, बी में आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे खर्चे जो तुम रोज रोज करते हो, ऐसे खर्चे जो तुम क्या करते हो रोज रोज। पता है हमारे घर में भी होते हैं ये खर्चे, कैसे देखो मुझे बताओ, क्या हमें रोज खाना खाने के लिए खर्चा करना होता है ना, सब्जियां लाई जाती हैं, दूध लाया जाता है, ब्रेड लाया जाता है ना, तो बताओ ये खर्चे रोज के हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब मुझे बताओ सोने के लिए बेड चाहिए, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन चाहिए, ठंडे पानी के लिए फ्रिज चाहिए, बताओ क्या ये रोज रोज खरीदते हो? नहीं। क्या ये चीज हम रोज रोज खरीदते हैं? नहीं, ये चीजें तो रोज रोज नहीं खरीदते। ये कैसा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जो खर्चे बहुत बहुत सालों में एक आध बार किए जाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो खर्चे रोजाना या महीने के हिसाब से किए जाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बस इतनी सी बात है। अब लिखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, इट इज द एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड, it is the expenditure which is incurred, incurred बोर्ड पे लिखवा देता हूं, which is incurred, which is incurred, incurred का मतलब होता है उठाना, मतलब ये वो खर्चे होते हैं जो कैसे किए जाते हैं, रेगुलरली। incurred मतलब करना, उठाना, खर्चा उठाना। ये खर्चे कैसे उठाए जाते हैं? रेगुलर बेसिस पर। it is the expenditure which is incurred to benefit only, which is incurred to benefit only for one accounting period, which is incurred to benefit only one accounting period, one accounting period। अब ऐसा लग रहा होगा इसका क्या मतलब है वन अकाउंटिंग पीरियड का। देखो मुझे बताओ, जब तुमने मशीनरी खरीदी, इसका फायदा 1 साल मिलेगा, 2 साल मिलेगा, या सालों साल मिलेगा? जब तक ये मशीन चलेगी तब तक फायदा मिलेगा, जब तक ये मशीन चलेगी तब तक फायदा मिलेगा। लेकिन गुड्स का फायदा कब तक मिलेगा? भाई गुड्स से तुमने क्या बना लिया? प्रोडक्ट बना लिया। प्लास्टिक से क्या बना लिया? मार्कर बना लिया। अब ये मार्केट में बिक गया, पैसे मिल गए, खत्म कहानी। बताओ इसका फायदा सालों साल मिलेगा? नहीं, 1 साल के अंदर ही मिल जाता है इसका फायदा। प्लास्टिक से मार्कर बनाकर बाजार में बिक गया, प्लास्टिक से मार्कर बनाया और वो मार्कर बाजार में बिक गया, मिल गया फायदा। 1 ही साल फायदा मिलता है जब वो बिक जाएगा, समझ रहे हो? लेकिन इसका फायदा सालों साल मिलता है। तो देखो यही लिखवा रहा हूं, it is the expenditure which is incurred to benefit only for the one accounting period, सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड में इसका फायदा मिलता है, मतलब 1 साल में। लिखो फॉर एग्जांपल सैलरी, बताओ इस साल की सैलरी मिलेगी, है ना? कैसे मिलती है? महीने के हिसाब से मिलती है। जो सैलरीज होती हैं कंपनियों में कैसे मिलती है? महीने के हिसाब से। फॉर एग्जांपल सैलरीज कॉमा रेंट, बताओ किराया पूरे जिंदगी भर का एक ही बार में देते हो या महीने के हिसाब से देते हो? महीने के हिसाब से देते हो। रेंट कॉमा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बताओ बिजली का खर्चा, मतलब जो खर्चे हम रोजाना के आधार पर करते हैं, महीने के आधार पर करते हैं, वो खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एटसेट्रा, ठीक है? तो ये वो खर्चे हैं जो तुम रोजाना के आधार पर या महीने के आधार पर करते हो, ना कि 3-4 साल में एक बार। अब जरा ध्यान से समझना, देखो तुमने ना एक प्रोडक्ट बनाया, क्या तैयार करा? प्रोडक्ट। सपोज तुम जो है क्या बनाते हो? हाँ, टॉयज। तुम है ना बच्चों के खिलौने बनाते हो। तुम्हारी फैक्ट्री के अंदर क्या बनाए जाते हैं? बच्चों के खिलौने, वो होते हैं ना गाड़ी, स्कूटर, छोटे छोटे, वो बनाते हो। लेकिन ये ना बाजार में बिक नहीं रहा है, सेल है ना बहुत कम हो रही है। सेल कैसे हो रही है? बहुत ही कम, लो सेल है, बहुत बहुत कम सेल है। मुझे बताओ तुम क्या करना चाहते हो?
सेल को बढ़ाना चाहते हो ना? बताओ, हर कंपनी का मालिक, हर फैक्ट्री का मालिक सेल को क्या करना चाहता है? बढ़ाना चाहता है। देखो, सेल को बढ़ाने के लिए तुम क्या करोगे? सेल को बढ़ाने के लिए तुम एडवर्टाइजमेंट करोगे। क्या करोगे? एडवर्टाइजमेंट करोगे। और बताओ, एडवर्टाइजमेंट फोकट में होता है क्या? एडवर्टाइजमेंट में पैसे नहीं लगते। मान लो 1 लाख रुपए का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आ गया भाई। टीवी पर ऐड चलवाया, यूट्यूब पर ऐड चलवाया, इंटरनेट पर जगह जगह ऐड दिखाए, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगवाई, 1 लाख का खर्चा आ गया। अब मुझे बताओ, तुमने 1 लाख रुपए का ये जो खर्चा करा है, क्या इस खर्चा करने से तुम्हारी सेल पर असर पड़ेगा ना? बिल्कुल पड़ेगा। बताओ, क्या एडवर्टाइजमेंट से फायदा नहीं होता? होता है फायदा। सेल क्यों नहीं बढ़ती? तभी तो कंपनी खर्चा करती है। क्या कंपनी विज्ञापन पर फोकट में खर्चा कर रही है? नहीं, सोच समझकर खर्चा कर रही है। और मुझे बताओ, ये जो एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा करा है, क्या इसका फायदा इसी साल मिलेगा या कम से कम 3-4 साल तक मिलता रहेगा? 3-4 साल तक मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक बार विज्ञापन छा जाता है ना। कोका कोला, आज के डेट में कोका कोला को विज्ञापन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने मार्केट में अपनी धाक जमा ली है। क्यों जमा ली है? उसने बहुत बड़े पैमाने पर खर्चा करा एडवर्टाइजमेंट पर। करोड़ों रुपए का खर्चा करती है कोका कोला कंपनी, और जिसका फायदा 1 साल नहीं मिलता, सालों साल मिलता है। जिसका फायदा 1 साल मिलता है या सालों साल मिलता है? सालों साल मिलता है। जब तक कंपनी रहेगी तब तक मिलेगा फायदा। समझ रहे हो? ऐसा एक्सपेंडिचर कहलाता है डेफर्ड। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या नाम है? डेफर्ड। DEFERRED। डेफर्ड का मतलब होता है कि जिस खर्चे का फायदा 1 साल ना मिलकर कई साल तक मिले, सालों साल मिले। ठीक है, सालों साल मिले। अब तुम सोचोगे, अगर इसका फायदा कई सालों तक मिलता है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों नहीं है? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट्स होती है, और एसेट्स का फायदा भी तो सालों साल मिलता है। बिल्कुल ठीक बात, एसेट्स का फायदा भी सालों साल मिलता है। बिल्कुल सही है। लेकिन देखो क्या फर्क है? फर्क ये है कि जब तुम एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा करते हो तो उससे तुम्हारी डायरेक्ट क्या बढ़ती है? सेल बढ़ती है। डायरेक्टली उससे तुम्हारी क्या बढ़ती है? सेल बढ़ती है। और सेल बढ़ने से तुम्हारी क्या बनेगी? रेवेन्यू बनेगी। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? इनकम। रेवेन्यू का क्या मतलब होता है? इनकम। इसलिए इस एक्सपेंडिचर के नाम में भी क्या लिखी हुई है? रेवेन्यू लिखी हुई है। समझ में आ रहा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग चीज है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग चीज है, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिल्कुल ही अलग चीज है। जिसका फायदा सालों साल मिलता हो और जिससे हमारी क्या बनती हो? इनकम। तो लिखो, दिस एक्सपेंडिचर इज इन रेवेन्यू नेचर। इस वाले खर्चे का नेचर कैसा है? रेवेन्यू। दिस एक्सपेंडिचर इज इन रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू नेचर, क्योंकि इससे हमारी क्या बनती है? देखो, रेवेन्यू मतलब इनकम। रेवेन्यू मतलब इनकम। दिस एक्सपेंडिचर इज इन रेवेन्यू नेचर, बट इट्स बेनिफिट एग्जिस्ट। तो बताओ, इसका फायदा 1 साल तक मिलता है या सालों साल मिलता है? सालों साल। तो लिखो, बट इट्स बेनिफिट एग्जिस्ट फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। इट्स बेनिफिट एग्जिस्ट फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। इट्स बेनिफिट exist for more than 1 accounting period. लिखो, फॉर एग्जाम्पल, large advertising expenditure. For example, large advertising expenditure. Large advertising expenditure मतलब तुमने खूब ज्यादा बड़े पैमाने पर क्या करा? विज्ञापन। अब विज्ञापन पर खर्चा करने से तुम्हारी सालों साल क्या बढ़ेगी? सेल बढ़ेगी।
सेल बढ़ेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगी, रेवेन्यू मतलब इनकम, पैसा।